बड़ी खबर बरेली से आ रही है, जहां फायरिंग के आरोपियों पर एक्शन लगातार जारी है। आज एक और आरोपी की संपत्ति पर एक्शन हुआ है। आरोपी आदित्य उपाध्याय का रिजॉर्ट ध्वस्त किया गया है। बीडीए ने यह रिजॉर्ट ध्वस्त किया है, जिसका नाम है सांवरिया रिजॉर्ट। 22 जून को इज्जत नगर में फायरिंग हुई थी और प्लॉट कब्जे के दौरान यह फायरिंग हुई थी। बरेली के इज्जत नगर में 22 जून को हुई फायरिंग के मामले में ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। प्लॉट पर कब्जे के दौरान फायरिंग के आरोपी आदित्य उपाध्याय के आलीशान रिजॉर्ट पर आज बुलडोजर चला है। राजीव राणा के बाद अब आदित्य उपाध्याय की संपत्ति ध्वस्त की गई है। आदित्य उपाध्याय के सांवरिया रिजॉर्ट को आज ध्वस्त किया गया और इस रिजॉर्ट को ध्वस्त करने का आदेश अक्टूबर 2021 में ही हुआ था, लेकिन बीडीए ने अब तक कोई एक्शन नहीं लिया। अब जब एक और मामला हाईलाइट हुआ तो पुलिस और बरेली विकास प्राधिकरण ने ताबड़तोड़ एक्शन लिया है। प्लॉट पर कब्जे के दौरान फायरिंग के मामले में मुख्य आरोपी राजीव राणा की संपत्ति पर कल बुलडोजर एक्शन देखने को मिला, जिसके बाद आज एक और आरोपी आदित्य उपाध्याय के सांवरिया रिजॉर्ट को ध्वस्त किया गया है। तो कल की कार्रवाई और आज की कार्रवाई दोनों दिन प्रशासन का बुलडोजर चला। आरोपी आदित्य उपाध्याय के रिजॉर्ट को ध्वस्त किया गया, जो कि सांवरिया रिजॉर्ट के नाम से मशहूर था। इस होटल को तोड़ दिया गया है। राजीव राणा का होटल कल तोड़ा गया था और आज बुलडोजर कार्रवाई एक बार फिर से हुई है। कुल मिलाकर आरोपियों पर ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। उधर आगरा में बीमा के फर्जी क्लेम करने का खुलासा सनसनीखेज तरीके से सामने आया है। 18 साल पहले जिस युवक की मौत दिखाकर क्लेम लिया गया, वो गुजरात में जिंदा मिला है। दरअसल विजयपाल को बिजनेस में घाटा होने पर उसने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर अपने बेटे की फर्जी मौत का ढोंग रचा। एक मानसिक विक्षिप्त युवक की हत्या की और हत्या को हादसे का रूप दिया। बेटे के हादसे में मौत दिखाकर बीमा कंपनी से 56 लाख रुपए क्लेम किए और बाप बेटे दोनों गुजरात जाकर शिफ्ट हो गए। मामले की जानकारी जब बीमा कंपनी को हुई तो उसने शिकायत की, जिसके बाद जांच हुई और आरोपी विजयपाल, उसका बेटा, एक साथी गिरफ्तार कर जेल भेज दिए गए। को उसके व्यापार में नुकसान किया हुआ, उसने अपने ही बेटे की हत्या की झूठी साजिश रची और इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस के नाम पर 56 लाख रुपए हड़प लिए। मामला जैसे ही इंश्योरेंस कंपनी को पता चला कि उसका बेटा मरा नहीं है, जिंदा है और गुजरात में रह रहा है, उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी ने गुजरात पुलिस से संपर्क किया। गुजरात से आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया गया। 18 साल पहले आगरा के थाना रकाबगंज क्षेत्र के आगरा किले के पास एक कार में आग लगी थी, जिसमें बताया गया था एक व्यक्ति की जलकर मौत हो गई। हालांकि उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी ने उसको 56 लाख रुपए दिए थे। जब उसको पता चला कि ये षड्यंत्र रचा गया है पैसे लेने के लिए, तो इंश्योरेंस कंपनी ने गुजरात पुलिस से संपर्क किया और पुलिस ने आरोपी पिता विजयपाल को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस पूछताछ में विजयपाल ने जो बताया वो सब हैरान करने वाला था। विजयपाल ने बताया कि वह ट्रेवल एजेंसी का कारोबार नोएडा में करता है और उसको कारोबार में नुकसान हुआ। उसके बाद उसने पैसे लेने के लिए, इंश्योरेंस कंपनी से पैसे लेने के लिए अपने बेटे की हत्या की झूठी साजिश डाली। उसने अपने बेटे के कई इंश्योरेंस कराए हुए थे और साथ ही साथ इसमें उसका साथ दिया आगरा के रहने वाले 2 अन्य साथियों ने। हालांकि अब गुजरात पुलिस ने गुजरात से विजयपाल को गिरफ्तार किया, तो फिर आगरा पुलिस से संपर्क किया गया। अब आगरा पुलिस ने उसका एक और साथी को गिरफ्तार किया है, लेकिन आरोपी के जो साथी थे वे अभी भी फरार हैं। उधर मेरठ में गैंगस्टर बदन सिंह बद्दो के नाम पर रंगदारी मांगी गई है, जिसकी शिकायत आज पीड़ितों ने एसएसपी ऑफिस पहुंचकर की। पीड़ितों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग उठाई। पीड़ितों के मुताबिक पिछले 3 साल से रंगदारी मांगते आ रहे हैं। मामले में पुलिस ने अब तक 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि 7 आरोपी फरार चल रहे हैं। पीड़ित परिवार टीपी नगर क्षेत्र के बैरीपुरा इलाके का रहने वाला है। ये हमारे मोहल्ले में जी गोल्डी है, काटी है, लड्डू है और ये लोग परेशान करते हैं। बद्दों के गुर्गे हैं ये, और जी हमें रात दिन बहुत तंग करते हैं और आए दिन पूरे मोहल्ले में इन लोगों ने दहशत फैला रखी है। और अभी हमारे घर पे गोली भी चलाई इन लोगों ने और हम बहुत लोग परेशान हैं। मोहल्ला छोड़ के जाने के लिए तैयार हैं। देखिए, थाना टीपी नगर में बेरीपुरा एरिया पड़ता है, जहाँ पे 1 जून को गोल्डी नाम के व्यक्ति जो जेल से रिहा हुआ था, उसके द्वारा फायरिंग की गई थी। इसमें सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया था तथा 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। इसमें अभी 10 लोगों के और नाम प्रकाश में हैं, जिनको गिरफ्तार करने का प्रयास किया जा रहा है तथा इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।
नोएडा में बारिश के चलते मेट्रो पिलर के नीचे लगी रेलिंग गिर पड़ी। डिवाइडर की रेलिंग रोड पर गिर गई। नोएडा के सेक्टर 18 का यह पूरा मामला है। तो डिवाइडर की रेलिंग रोड पर गिर पड़ी, जो एक बड़े हादसे का सबब हो सकती थी। वहीं दिल्ली एनसीआर में लिफ्ट गिरने की घटना थमने का नाम नहीं ले रही। गाजियाबाद के इंदिरापुरम इलाके में सोसाइटी में लिफ्ट गिरने से लिफ्ट में सवार एक ही परिवार के 6 लोगों को चोट लगी है और बताया जा रहा है कि लिफ्ट 10 मंजिल से 7वीं मंजिल तक तो ठीक से आई, फिर 7वीं मंजिल से अचानक गिरकर दूसरी और तीसरी मंजिल के बीच आकर रुक गई। इस हादसे के चलते करीब 10 मिनट तक ये लोग लिफ्ट में फंसे रहे। बाद में सभी 5 फीट से कूदकर बाहर निकले। सीसीटीवी में लिफ्ट के अंदर की तस्वीर से लिफ्ट से बाहर कूदने की घटना रिकॉर्ड है। अपनी मेरी मदर इन लॉ को छोड़ने यही रहती है पास में सन सिटी में। हाँ। तो हम 10th फ्लोर पे चले हैं। 7वें से लिफ्ट गिरना शुरू हुई है और दूसरे पे अटक गई थी। अच्छा। और ऊपर से सब बोल्डर जो होते हैं गिरा है, गिर रहे थे हमारे ऊपर। तो आपको काफी चोट आई है? हाँ जी। ये आप चोट दिखा दीजिए एक सेकेंड। चोट लगी है मुझे यार। ये देखिए, ये पूरा चोट लगी हुई है। इनके गर्दन पे चोट लगी है, इनके पैर सर पे लगी हुई है, इनके मेरी कमर में लगी है, झटका है मुझे। और पैर आपको सूजा हुआ है। आपकी बहन का कटा हुआ है हाथ। मेरी बहन का यहाँ हाथ कट गया है। मदर इन लॉ को लगा हुआ है। घुटने में स्वेलिंग आ गई है, झटका लगा क्योंकि वो एकदम से बैठ रही ना नीचे। अच्छा। और बच्चे तो पैनिक कर गए। ये मतलब मुझे 7 से आई थी। अच्छा, फिर से ये डायरेक्ट एकदम 2 पर आ गई, गिरी है। इसमें कितने लोग थे? इसमें 5-6 लोग थे। उनको चोट लगी? नहीं, मैंने निकाला था ऊपर जाकर। अच्छा। चोट आपने देखा नहीं? चोट भी लगी हुई है उनको। सबके साथ सूजे पड़ गई है। बताया तो नहीं, मेरे को बताया नहीं तो मेरे को पता। पर ये गिरी है? हाँ, गिरी है। ठीक। बाराबंकी से अगली खबर। पॉलिटेक्निक के एक छात्र ने फांसी लगाकर जान दे दी। छात्र ने सुसाइड नोट और व्हाट्सएप स्टेटस में लिखा कि वो मकान मालिक का प्रेशर नहीं झेल पा रहा था। उसका मकान मालिक से कुछ विवाद चल रहा था। लेटर में छात्र ने मकान मालिक पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ये छात्र सीतापुर का रहने वाला था, जो बाराबंकी के जैदपुर इलाके में किराए के मकान पर रहकर पढ़ाई करता था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। नीट पेपर लीक के तार वाराणसी से जुड़ते दिख रहे हैं। मामले की जांच कर रही सीबीआई के रडार पर 2021 के कुछ आरोपी हैं और आरोपियों से सीबीआई पूछताछ कर सकती है। 2021 में नीट में फर्जीवाड़े की कोशिश की गई थी। गिरोह में 33 आरोपियों के नाम सामने आए थे। 2021 में सारनाथ थाने में केस दर्ज किया गया था। प्रवेश परीक्षा में धांधली के आरोप में सीबीआई मामले की तह तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। जांच के दायरे में रडार पर वाराणसी के सारनाथ थाने में दर्ज उन 13 लोगों के नाम भी आ सकते हैं जिन पर वाराणसी में 2021 में मुकदमा दर्ज हुआ था। बता दें कि नीट प्रवेश परीक्षा में धांधली और सेंधमारी के प्रयास में वाराणसी के सारनाथ थाने में साल 2021 में मुकदमा दर्ज हुआ था और उस वक्त एक बड़े गिरोह तक पुलिस पहुंची थी। 33 आरोपी बनाए गए थे और इसमें सामने आया था कि बीएचयू के बीडीएस की एक छात्रा वाराणसी में त्रिपुरा की एक लड़की के नाम पर पेपर दे रही थी। पटना की जूली कुमारी को पकड़ा गया था और जो त्रिपुरा की लड़की थी उसका नाम हिना विश्वास था। इस पूरे मामले पर जब पुलिस ने जांच की तो 13 लोग रडार में आए और 13 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। अब माना जा रहा है कि सीबीआई नीट प्रवेश परीक्षा में धांधली के इस जांच में इन 13 लोगों पर भी अपनी जांच का दायरा बढ़ा सकती है। जल्द ही अदालत से अनुमति लेकर इनसे भी पूछताछ कर सकती है सीबीआई। इस पूरे मामले में मुख्य रूप से सूत्रधार के रूप में मिर्जापुर के चुनार के डॉक्टर शरद पटेल का नाम आया था। हालांकि बाद में उनके ही प्रयागराज में बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष रोहित मिश्रा के साथ मारपीट की गई है। मम्सफोर्डगंज इलाके में दबंगों ने रोहित मिश्रा के साथ मारपीट की है। मारपीट में रोहित मिश्रा को चोट भी आई है और आरोपी दबंगों के खिलाफ कर्नलगंज थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। केस दर्ज कर पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। सिद्धार्थनगर में गैंगरेप के आरोपियों से पुलिस की मुठभेड़ हुई है और उसके बाद एक आरोपी के पैर में गोली लगी है। सभी ओपी नेपाल के भागने की फिराक में थे और 24 जून को गैंगरेप के बाद से फरार चल रहे थे। आज पुलिस
के पास ककरही चेकिंग स्पॉट था और चेकिंग के दौरान ही ये बदमाश वहां पहुंचे और पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी फायरिंग में एक बदमाश को गोली लगी और पुलिस 5 बदमाशों को गिरफ्तार करके ले गई। तो पुलिस की गैंगरेप के आरोपियों से मुठभेड़ हुई है। सिद्धार्थनगर में ये मुठभेड़ हुई है। एक आरोपी के पैर में गोली भी लगी। उन्नाव में युवती की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। युवती का शव घर के पास ही पड़ा मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। रेप के बाद हत्या की आशंका जताई जा रही है। युवती की 1 महीने बाद शादी होने वाली थी। लोग प्रेम प्रसंग में हत्या की आशंका जता रहे हैं। एक 22 वर्षीय युवती का शव उसी के घर में पड़ा मिला। युवती के गले में किसी धारदार हथियार से चोट के निशान है। इस सूचना के प्राप्त होने पर थाना माखी एवं फील्ड यूनिट की टीम तत्काल मौके पर पहुंची, घटनास्थल का निरीक्षण किया और परिजन द्वारा दी गई तहरीर के अनुसार सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराया गया है। कानपुर में पुलिस ने गैंगरेप के मामले में जिला पंचायत सदस्य के आरोपी भतीजे को गिरफ्तार किया है, जबकि दूसरा आरोपी फरार है। उसकी गिरफ्तारी के लिए 3 टीमें बनाई गई हैं। आरोप के मुताबिक कार सवार लड़कों ने 14 साल की नाबालिग लड़की को अगवा कर लिया और फार्म हाउस में 5 दिनों तक गैंगरेप किया। पीड़ित परिवार की शिकायत पर पुलिस ने 40 दिन बाद केस दर्ज कर यह कार्रवाई की है। बुलंदशहर में शाहरुख खान की फिल्म जवान की तर्ज पर कुछ लोग लाल रंग की पट्टी बांधकर बाजार में घूमकर रील बना रहे थे। इनके सर और मुंह पर लाल रंग की पट्टी बंधी हुई थी और वो हाथों में डंडे लेकर बाजार में घूम रहे थे। इस मामले में पुलिस ने 6 यूट्यूबर्स को गिरफ्तार किया। डिबाई कोतवाली इलाके से इन्हें पकड़ा गया है। आगरा में लूट के आरोपी को पकड़ने के लिए दबिश देने गई एसओजी टीम पर हमला और मारपीट के आरोपियों पर गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया गया। 10 नामजद और एक अज्ञात हमलावर पर केस दर्ज हुआ है। थाना पुलिस और एसओजी सिटी की टीम अपराधी गोपाल को गिरफ्तार करके ले गई है। तभी ग्रामीणों ने लूट के आरोपी को पकड़ने गई एसओजी और पुलिस का विरोध किया और आरोपी को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस की गिरफ्त से छुड़ाने में नाकाम रही। पुलिस के मुताबिक आरोपी गोपाल अंतर्राज्यीय गैंग का सदस्य है। उसका बड़ा आपराधिक इतिहास है। उसके खिलाफ आगरा और मथुरा में 20 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। इसके संबंध में थाना ताजगंज पर मुकदमा अपराध संख्या 392/24 पंजीकृत किया गया था। टीम के द्वारा सीसीटीवी कैमरे और मुखबिर के माध्यम से आरोपी की तलाश की जा रही थी। इसी संदर्भ में बिड़ापुर में दबिश के दौरान आरोपी गोपाल को पकड़ते समय वहां पर 20-25 गांव वालों के द्वारा टीम पर हमला किया गया। इस संबंध में थाना किरावली पे अभियोग भी पंजीकृत कराया गया है। आरोपी गोपाल को यहां ले आया गया और आज उसकी रिमांड भी कोर्ट में हो गई है। वाराणसी में एक लापता नाबालिग बच्ची का शव पानी की टंकी में मिला। वो 2 दिनों से लापता थी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और फोरेंसिक टीम जांच में जुटी है। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस के आला अफसर मौके पर पहुंचे। कैंट थाना क्षेत्र के नदेसर स्थित काशीराज अपार्टमेंट की यह घटना है। अपार्टमेंट की छत पर रखी पानी की टंकी में उसका शव मिला। कल कैंट थाने में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। नदेसर में एक शिकायत प्राप्त हुई है कल रात को। उनका कहना है परिजनों का कि 26 तारीख से उनकी एक नाबालिग बच्ची है जो नहीं मिल रही है। उन्होंने भरसक प्रयास किया अपने पूरे शहर में ढूंढने का। जब उनको नहीं मिला तो कल रात को 8 बजे थाने पे गई है। उन्होंने शिकायत की है और सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया। उसके बाद आज जो है सूचना मिली है काशीराम ये आवास है, यहाँ पे यहाँ का अपार्टमेंट है, उसमें जो लैंडलॉर्ड है उन्होंने शिकायत की कि साहब यहाँ पे एक डेड बॉडी मिली है। बाराबंकी जिले में भाई ने अपनी शादीशुदा बहन की कुल्हाड़ी से गला काटकर हत्या कर दी। वो 2 महीना पहले ससुराल से मायके आई थी। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी भाई खुद थाने पहुंचा और पुलिस को घटना की जानकारी दी। घटना की जानकारी होने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया और हत्या में इस्तेमाल कुल्हाड़ी बरामद की। भाई ने बहन की हत्या किस वजह से की, यह अभी साफ नहीं है। पुलिस ने आरोपी भाई को हिरासत में लिया है और मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। व्यक्ति ने
करीब 2-2.5 महीने से मायके में रह रही अपनी बहन, जिसकी उम्र 30 वर्ष थी, 2.5 वर्ष पूर्व लगभग शादी हुई थी, आज भोर में शक के आधार पर कुल्हाड़ी से ताबड़तोड़ प्रहार करके उसकी हत्या कर दिया। पुलिस को जैसे सूचना मिली तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची। आवश्यक कार्रवाई करते हुए वैज्ञानिक साक्ष्य संकलन करते हुए प्राप्त तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया गया है। कॉर्बेट और उसके आसपास के क्षेत्रों में बाघों के साथ इंसान का टकराव बढ़ा है, जिससे इंसानों के साथ बाघों को भी नुकसान पहुंचा है। ये रिपोर्ट देखिए। अक्टूबर 2023 से लेकर 27 जून 2024 तक कॉर्बेट और उससे लगे डिवीजनों में 9 लोग बाघ के हमले में मारे गए, जबकि इन घटनाओं में 4 लोग घायल हुए, जिससे लगातार बढ़ती बाघों की आबादी से लोगों में डर पैदा होता जा रहा है। माना जा रहा है कॉर्बेट में क्षमता से कहीं ज्यादा बाघ हो चुके हैं, जिससे वो आबादी वाले इलाकों में चले जाते हैं। देखिए, जो कॉर्बेट नेशनल पार्क है वहाँ पर उसकी क्षमता से अधिक बाघ हैं, और जो वनाधिकारी उनका कहना है कि एक बाघ के लिए जो 20 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है वो सफिशिएंट होता है। तो 1300 वर्ग किलोमीटर का कॉर्बेट पार्क है, तो यहाँ पर 60-70 बाघों को समाने की क्षमता है, लेकिन यहाँ पर पूरे क्षेत्र के अंदर लगभग 250-300 बाघ हैं, और यही कारण है कि जो बाघ है वो आबादी के बीच में आ रहे हैं। कॉर्बेट प्रशासन का भी मानना है कि बाघों की संख्या में इजाफा हुआ है। अकेले कॉर्बेट में ही 1288 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में 260 बाघ मौजूद हैं। ऐसे में बढ़ते बाघ इससे लगे डिवीजन की ओर रुख करते हैं, जहां उन्हें कई बार आसान शिकार भी मिल जाता है। जबकि रामनगर वन प्रभाग में बाघों की ये संख्या 67 है और तराई वेस्ट फॉरेस्ट डिवीजन में 52 बाघ की मौजूदगी है। पिछले कुछ सालों में कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, या अगर हम पूरे उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में कहें तो गलत नहीं होगा कि मानव वन्य संघर्ष की घटनाएं कहीं ना कहीं बढ़ी हैं, चाहे वो गुलदार हों, चाहे टाइगर के साथ संघर्ष हो। इसके कई सारे कारण हैं। पहला जो महत्वपूर्ण कारण ये है कि जो टाइगर्स हैं वो फ्रिंज एरिया की तरफ उनका झुकाव और रुझान बढ़ा है, क्योंकि फ्रिंज एरिया में बहुत सारे ऐसे कैटल्स और पशु मौजूद हैं जो इजी प्रे के रूप में टाइगर के अपना भोजन बनाता है, और उस कारण से वो बाहर आता है। घटते जंगल और बढ़ते बाघों की संख्या ने वन विभाग के सामने कई चुनौतियां खड़ी कर दी है। ऐसे में इंसान से इनका बढ़ता टकराव रोकने के लिए वन विभाग को और भी कारगर कदम उठाने होंगे, जिससे बाघ और इंसान अपनी हद में आराम से रह सकें। न्यूज़ 18 के लिए रामनगर से गोविंद पाटनी की रिपोर्ट। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, लखनऊ बीजेपी कोर कमेटी की बैठक शुरू हो चुकी है। सीएम आवास पर बैठक हो रही है। सीएम योगी भूपेंद्र चौधरी और महामंत्री संगठन धर्मपाल मौजूद हैं। कोर कमेटी की बैठक में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य मौजूद हैं। कोर कमेटी की बैठक में एमएलसी की एक सीट को लेकर नाम पर मंथन होगा। बीजेपी आगे की रणनीति को लेकर कोर कमेटी में मंथन कर रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, सीएम आवास पर एक बैठक चल रही है जिसमें एमएलसी की एक सीट को लेकर मंथन होगा। बीजेपी कोर कमेटी की बैठक शुरू हो चुकी है। सीएम आवास पर चल रही इस बैठक में दोनों ही डिप्टी सीएम भी मौजूद हैं। सीएम योगी भूपेंद्र चौधरी इस बैठक को कर रहे हैं। महामंत्री संगठन धर्मपाल भी इस बैठक में मौजूद हैं। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे लिए चलते हैं आपको, हमारे सहयोगी संकेत हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। संकेत, किस तरह का मंथन इस बैठक में? कहा जा रहा है कि एमएलसी सीट को लेकर भी मंथन होगा। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी के कोर कमेटी की जो बैठक है वो मुख्यमंत्री आवास पर शुरू हो चुकी है, और इस बैठक में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, महामंत्री संगठन धर्मपाल और दोनों डिप्टी सीएम बैठक में मौजूद हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास पर यह बैठक हो रही है, और इस बैठक में मंथन किया जा रहा है। जो एमएलसी की एक सीट स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे के बाद खाली हुई है, उसमें नामों के पैनल पर भी आज इस बैठक में चर्चा हो रही है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी की आगे की रणनीति क्या है, किस रणनीति से जो आगामी उपचुनाव हैं, 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, इसमें भारतीय जनता पार्टी की क्या स्थिति रहनी है, इस पर मंथन किया जा रहा है। किस रणनीति के तहत भारतीय जनता पार्टी चुनावी मैदान में उतरे, इन सभी बिंदुओं पर आज इस बैठक में चर्चा हो रही है। आज की ये कोर कमेटी की बैठक काफ़ी अहम मानी जा रही है। दरअसल एमएलसी की एक सीट है और इसके अलावा उपचुनाव
हैं आगे। तो ऐसे में अब भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है वो उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के नतीजे आए उसके बाद से अब पूरी तरीके से सक्रिय है। और जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बैठक में मौजूद हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बिल्कुल, और इस बैठक की शुरुआत हो चुकी है जिसमें दोनों डिप्टी सीएम भी शामिल हैं। आप इस पर नजर बनाए रखिए। जानकारी के लिए शुक्रिया आपका। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, खबरें लगातार जारी हैं। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18